जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनको मुस्लिम उसको जनरल कैटेगरी का कर दिया जाए, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का तो नुकसान होगा नहीं, क्योंकि उनकी फिक्स रैंक की सीट है। तो इसमें आपस में लड़ाई कराने के लिए जो कराया गया है, अगर हम लोग बहुजन के लोग ताकतवर होंगे तो ये लड़ाइयां भी दूर होंगी, और हम कन्विंस करके डिलिमिटेशन दोबारा करा लेंगे कि यहाँ पे हमें ये भी तो इंश्योर करना है, जितनी जिसकी संख्या भारी, उसके लिए ये भी तो इंश्योर करना है कि अगर देश में 15% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं तो 15% लोकसभा में भी मुस्लिम जाएं, उसको इंश्योर करने का ये एक तरीका होगा, जो तब होगा जब हम पहले फेज की लड़ाई तो जीते। महिला आरक्षण बिल जो है एक बहुत बड़ा धोखा है, यही इंप्लीमेंट नहीं होगा कभी भी अगर हम लोग पावर में नहीं आए। हम लोगों से मेरी मतलब है बहुजन समाज, तो महिलाओं को तो कभी आरएसएस में अभी तक महिलाओं को मेंबरशिप नहीं मिलती है, ये धोखा छलावा जरूर करते हैं। जैसे पसमानदा मुसलमानों के लिए मोदी जी कितने बड़े बड़े भाषण देते हैं, अगर मुसलमानों में कोई पसमानदा होते हैं तो भाषण तो बहुत दे रहे हैं, उनके लिए कर देना कि भाई ये मैंने रिजर्वेशन दे दी, ये मैंने उन्हें एक्स्ट्रा पैकेज दे दिया 10 लाख करोड़ का, जो अडानी जी को 15 लाख करोड़ रुपए चुरा के ले जाने दिया अमित शाह जी ने और मोदी जी। अगर पसमानदा समाज का इतना दर्द है तो 1 लाख 2 लाख करोड़ का उनके लिए पैकेज अनाउंस कर दें, इतना परेशान हो रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। हाँ, लड़ाई कराने के लिए इस तरह की बातें जरूर करेंगे। महिलाओं को धोखा देने के लिए बिल लाया गया, जो मुट्ठी भर लोगों ने 90% से भी ज्यादा जगह हथियार रखी हैं, वसाइल हथियार रखे हैं, उनके चुंगल से निकाल के पहले 90% में तो लाओ, उसके बाद सेकंड फेज फौरन स्टार्ट हो जाएगा कि हमारी संख्या इतनी है, ज्यादा है, कम है, उसकी एक्सरसाइज भी तो शुरू तब होनी चाहिए। लेकिन अगर ये लड़ाई अभी शुरू हो जाएंगे तो ये वो मुट्ठी भर लोग चाहते हैं जो मनुवादी मानसिकता के हैं, ये लड़ाई 16.7% है, 17.7% ही क्यों हुए, या दूसरी चीजें जो दूसरी लड़ाइयां हैं, जो पसमानदा और उसकी लड़ाई, अभी तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी चाहे वो पसमानदा हो या ना हो, उसी को कुछ नहीं मिल रहा, उनका हक भी वही मुट्ठी पर 10% के आसपास जो लोग हैं। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में, मैं मोहम्मद अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब। तो आइए उनसे हम बात करेंगे देश के तमाम मुद्दों में। पराचा साहब, बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होगी, क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? ये जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाकर ही तय कर दिया। अब संविधान की जो ओरिजिनल भावना है या उसकी रूह है, उस पर अमल कितने दिन में होगा, ये संविधान के मानने वालों और संविधान के ऊपर अमल कराने वालों का और देश के नागरिकों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो देश के नागरिकों पे होती है, क्योंकि देश के नागरिक देश के मालिक हैं। बाकी सभी लोग, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, दूसरे जजेस हो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो प्रदेशों के, या पुलिस ऑफिसर्स हो किसी भी रैंक के, या प्रेस वाले हो, वो सभी देश की जनता के नौकर हैं। जब नौकर अपने काम ठीक से करने लग जाएंगे, जो संविधान की शपथ लेके सभी अपने पदों पे जाते हैं, जब मालिक जो है देश की जनता, जो देश की मालिक है, जब वो अपने नौकरों से ठीक काम लेने के लायक हो जाएगी, उस वक्त जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये एक संघर्ष है जिसके लिए हम लोगों ने भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक प्लेटफॉर्म या संस्था बना रखी है, जो इसी काम को करती है कि जो संविधान की मूलभूत भावना है, जो संविधान की रूह है, संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में इंग्लिश में जैसे कहते हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए सड़क पे, जमीन पे हम लोग काम करें और नौकरों को नौकरों की जगह रखकर नौकरों से ईमानदारी के साथ संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम कराया जा सके, और उनको ग्रास रूट पे जाके, उनके ऑफिसेज में जाके, या जो फील्ड होती है वहां पर ही रह के एक तरीके से कन्विंस किया जाए नौकरों को या अफसरों को कि वो संविधान के हिसाब से काम करें। यही मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका मैं नेशनल कन्वीनर। बहुजनों की बात हो रही है, लेकिन हमने देखा जनगणना के आंकड़े सामने है तो बिहार में 17% मुस्लिम को दिखाया गया, 14% यादव को दिखाया गया। लेकिन जब बहुजन समीकरण बनता है, हमारी समीकरण बिहार में, तो हम अक्सर देखते हैं कि मुसलमानों को उसमें वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाती। ना तो आज तक कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन पाया, ना उप मुख्यमंत्री बन पाया है। नहीं, मुख्यमंत्री तो बन पाए हैं शायद आरजेडी की सरकार में नहीं। मैं आपसे समीकरण वही बनाते हैं। नहीं, मैं आपसे वही, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहली चीज क्या है। पहली चीज ये है कि सबसे पहले जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप लोगों ने ये तो देखा
कि बिहार का सर्वे आ गया और उसमें 17% मुस्लिम नहीं है, 17.7%। तो इसमें अब इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादातर मीडिया के लोग जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, पहली चीज वो है, पहली चीज ये है कि इसमें जो बनिया कम्युनिटी है उसके 2.3%, ब्राह्मण 3.6%, राजपूत 3.4% और भूमिया 2.8% है, यानी कि कुल 12% है। तो 12% बनिया, ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार हो गए और 88% बाकी सारे हैं। लेकिन जमीन पे अगर देखा जाए तो 90% से भी ज्यादा यही 12% लोग जो हैं ये सब चीजों पे, बिजनेस पे, गवर्नमेंट जॉब्स पे, मतलब गवर्नमेंट जॉब में इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, जो भी किसी भी लेवल की पोस्ट हैं, या माइनिंग में, किसी भी चीज में देख लीजिए आप, जुडिशरी में, कहीं भी अगर उठा के किसी भी शोबे में देखेंगे, जमीन, लैंड होल्डिंग में, पैसा रखने में, ये जो 12% लोग हैं ये 90% से भी ज्यादा जगहों पे एक तरीके से एस्टैब्लिश है या कब्जे में। पहली लड़ाई ये, क्योंकि ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज की लड़ाई ये है कि ये जो 88% लोग हैं इनका 88% हक जो ये 12% लोगों के पास है ये लाके इन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट फेज क्या होगा, जिसकी जितनी संख्या बारी हर लेवल पे इंप्लीमेंट होनी है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी भी, मैं मुस्लिम्स का ही एग्जांपल देता हूं, हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी में ऊंच नीच नहीं होती, मतलब कास्ट या बिरादरी तो होगी लेकिन उसमें ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से रिजर्वेशन इनिशियली किस बुनियाद पे नहीं मिला था, क्योंकि यहां छुआछूत भेदभाव होती नहीं है इन मजहबों में, यानी कि इस्लाम धर्म में नहीं होती, क्रिश्चियनिटी में नहीं होती, तो इनको इसीलिए रिजर्वेशन नहीं मिला था क्योंकि इनमें ये बुराइयां हैं ही नहीं। समझ रहे हैं आप इस कॉन्सेप्ट को? लेकिन असल में देखा गया कि इस्लाम के खिलाफ जाके, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जाके इनमें भी ये बुराइयां हैं, तो असल में तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन्हें, लेकिन नहीं मिल रहा। जो नेक्स्ट लेवल होगा, जब नेक्स्ट लेवल आएगा, जब ये 88% जो लोग हैं उनको 90% से ज्यादा है, अब कम से कम 88% जो वसाइल हैं देश के वो अवेलेबल होंगे, तो फिर जो नेक्स्ट फेज में होगा वो ये होगा कि इनमें भी जो सब ग्रुप्स हैं उनमें जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और अल्टीमेट एम या गोल क्या है कि हर एक नागरिक को, हर एक नागरिक मतलब हर एक इंडिविजुअल सिटीजन को अपनी संख्या, यानी कि एक होने के लिए जो देश की अगर जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है अभी, तो जो एक व्यक्ति का अधिकार आता है वो उसको प्राप्त हो सके, ये अल्टीमेट गोल है। लेकिन इसकी शुरुआत 88% लोगों को, जो बिहार के 88% लोग हैं, और उसी तरीके से देश के तो मेरे ख्याल से 90% से भी ज्यादा होंगे, जो वो लोग हैं वो कम से कम 90% जगहों पे तो अपना हक एस्टेब्लिश कर पाए। पहला स्टेज ये होना चाहिए। आंकड़ों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। MIM का कहना है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें मुसलमानों की आबादी 16.9% दिखाई गई थी, और अब जो हुई है उसमें 17.7, मतलब सिर्फ 8% बढ़ी है आबादी, 0.8%। देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूं, यही बात समझने की है। सेकंड फेज की बातें हैं ये। अभी से अगर हम सेकंड फेज की जद्दोजहद शुरू कर देंगे तो पहला फेज ही क्रॉस नहीं होगा और सेकंड फेज का तो नौबत कभी आएगी नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने की। जो लोग इसको समझ के या ना समझी में ये बात कर रहे हैं कि पहले फर्स्ट फेज में जो मुट्ठी भर लोगों ने 90% से भी ज्यादा जगह हथियार रखी हैं, वसाइल हथियार रखे हैं, उनके चुंगल से निकाल के पहले 90% में तो लाओ, उसके बाद सेकंड फेज फौरन स्टार्ट हो जाएगा कि हमारी संख्या इतनी है, ज्यादा है, कम है, उसकी एक्सरसाइज भी तो शुरू तब होनी चाहिए। लेकिन अगर ये लड़ाई अभी शुरू हो जाएंगे तो ये वो मुट्ठी भर लोग चाहते हैं जो मनुवादी मानसिकता के हैं, ये लड़ाई 16.7% है, 17.7% ही क्यों हुए, या दूसरी चीजें जो दूसरी लड़ाइयां हैं, या जो पसमानदा और उसकी लड़ाई, अभी तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी चाहे वो पसमानदा हो या ना हो, उसी को कुछ नहीं मिल रहा। उनका हक भी वही मुट्ठी भर 10% के आसपास जो लोग हैं वो खा रखे हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है इस बात को समझने के लिए। उनकी तो रिजर्व है ना, नौकरियां भी रिजर्व है और नौकरियों में प्रमोशन भी रिजर्व है। लेकिन क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, जो जिसका 15% रिजर्वेशन पूरे देश में कानून है, मिलना ही चाहिए, क्या मिला है 15%? लेकिन लड़ाई वहां भी, जो वहां पे वाल्मीकि समाज है उसको, ये जो जाटव समाज है उससे लड़ाई कराई जाती है, या पासवान समाज की
दूसरे वाल्मीकि समाज से लड़ाई कराई जाती है कि तुम्हारा हक वो खा गया और उसका हक वो खा गया। और जबकि सच्चाई ये है कि 15% में से 5% भी पूरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को अभी रिजर्वेशन का फायदा ही नहीं मिला है, 5% मिला है सिर्फ, तो 10% तो अभी वो खाली पड़ा है। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो आपस में वो 5% जो दिया है, अगर उसमें से कोई एक कम्युनिटी ज्यादा ले गई है किसी भी वजह से, मैं उस वजह में नहीं जाना चाहता, तो उसकी लड़ाई शुरू करा रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि अगर जो दूसरी कम्युनिटियां हैं वो 10% में दे देना, 10% में उनका हक है, तो उनकी जो पूरी अभी इस समय की जो नीड्स हैं, क्योंकि हमारे पास तो क्वालिफाइड लोग भी कम है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, उच्च शिक्षा भी नहीं लेने दी जाती। अभी हम एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, डॉक्टर रितु का, जो प्रोफेसर थी, उनको उनकी जाति की जो अपने आप को उच्च जाति की एक प्रिंसिपल समझती है, उनको जातिगत आधार पे नौकरी मिलने के बाद भी लात मार के निकाल दिया गया। तो हमारे अच्छे लोगों को तो ये एनएफएस कर देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल कर देते हैं, प्रमोशन नहीं देते, बैकलॉग हजारों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देके बता रहा हूं, इसलिए डॉक्टर रितु का, हजारों बैकलॉग, मतलब 3000 से ज्यादा तो बैकलॉग के शेड्यूल ट्राइब के ही वैकेंसीज हैं, वो नहीं देके जो एक मुश्किल से क्रॉस करके सारे बैरियर, सारी मुसीबतें क्रॉस करके अंदर चलेंगी, उसके लिए झूठे दस्तावेज बना के उनको बाहर कर दिया। उसकी हमने एफआईआर कराई और उसमें ये चार्जशीट में भी साबित हो गया, लेकिन वो प्रिंसिपल अभी तक नहीं है टीएमआर से। तो अभी और 15% हमारा हक है, 3000 सीटें वहां पे खाली पड़ी हैं, तो जब ये डॉक्टर रितु की लड़ाई में हमें फंसा देंगे तो वो 3000 सीटें हम कहां से लेंगे? तो लड़ाई हमारा फोकस होना चाहिए कि 15% रिजर्वेशन में एग्जांपल देके शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का बता रहा हूं कि 5% भी हमें अब जगह नहीं मिली और आपस में लड़ाई शुरू हो गई। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर ही लड़ाई शुरू हो गई कि इस कम्युनिटी ने हमारी हक तलफी करके ले लिया, जबकि 10% सीटें अभी खाली पड़ी। तो ये चीज समझनी जरूरी है। अभी इस चीज को नहीं, पहले फर्स्ट फेज में अवेलेबल तो कराएं 90% सीटें 90% लोगों के लिए, फिर हमें लोग नहीं मिलेंगे अपॉइंट करने के लिए, इतनी जगहें हमारे लिए हो जाएंगी। तो फर्स्ट फेज की लड़ाई शुरू हो गई है। फर्स्ट फेज की लड़ाई का रिजल्ट हमें पहले हासिल करना है, 90% सीटें 90% लोगों के लिए लानी है। आजकल प्राचा साहब डिलिमिटेशन की बात हुई है, परिसीमन की है। हमने देखा है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनको आजकल SC ST के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, ताकि मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है वो संसद और विधानसभा में न पहुंचे। जैसे उत्तर प्रदेश की नगीना सीट है, बहराइच है, दोनों मुस्लिम बहुल है, वो रिजर्व है समाज के लिए। और जहाँ पे SC बहुल है वो जनरल कर रखे हैं, जैसे अमेठी रायबरेली, यहाँ पे SC बहुल है, इनको जनरल कर रखा है। मतलब ये क्या बहुजन समाज को के विधानसभा संसद तक पहुंच ही ना पाए कोई, इसमें अटका दिया है। मैं आपसे कह रहा हूँ, एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ कि जब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर उनकी सब कास्ट में एक दूसरे की लड़ाई करा रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और मुसलमानों की लड़ाई कराने के लिए ये तो बहुत पुरानी बात है ना, ये तो पुरानी चीज हो चुकी है। इसी चीज को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट फेज में, क्योंकि मनुवादी मानसिकता के लोग जो जुल्म और ज्यादती कर सकते हैं, उनका जो नाइंसाफी करने का उनको एक महारत हासिल है, वो दूसरी कम्युनिटीज को नहीं है। जैसे ही बहुजनों का राज आएगा, वो जैसे जैसे ताकतवर होंगे, वो इन सब परेशानियों को, कठिनाइयों को समझेंगे और इसका सलूशन भी निकालेंगे, क्योंकि SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग उतने निर्दयी, उतने नाइंसाफी पसंद हो ही नहीं सकते। तो इसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का तो नुकसान होना नहीं ना। अगर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उनको मुस्लिम उसको जनरल कैटेगरी का कर दिया जाए, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का तो नुकसान होगा नहीं, क्योंकि उनकी फिक्स रैंक की सीट है। तो इसमें आपस में लड़ाई कराने के लिए जो कराया गया है, अगर हम लोग बहुजन के लोग ताकतवर होंगे तो ये लड़ाइयां भी दूर होंगी और हम कन्विंस करके डिलिमिटेशन दोबारा करा लेंगे कि यहाँ पे हमें ये भी तो इंश्योर करना है, जितनी जिसकी संख्या भारी, उसके लिए ये भी तो इंश्योर करना है कि अगर देश में 15% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं तो 15% लोकसभा में भी मुस्लिम जाएं, उसको इंश्योर करने का ये एक तरीका होगा, जो तब होगा जब हम पहले फेज की लड़ाई तो जीते। साहब उम्मीद किससे करें? भी हमने देखा कि पार्लियामेंट में जब महिला आरक्षण बिल लाया गया तो सब तमाम पार्टियों ने उसका समर्थन कर दिया, खाली MIM के 2 सांसदों ने छोड़ दिए, जबकि उसमें ना तो OBC के लिए कोटा था, ना माइनॉरिटीज के लिए कोटा था, बल्कि SC ST के लिए भी कोटे में कोटा था। तो किससे उम्मीद करेंगे जब महिलाओं के लिए कोटा नहीं है कोई? मैं यही कह रहा हूँ ना, नहीं उम्मीद किससे करेंगे? ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये महिला आरक्षण बिल जो है एक बहुत बड़ा धोखा है, यही इंप्लीमेंट नहीं होगा कभी भी अगर हम लोग पावर में नहीं आए। हम लोगों से मेरी मतलब है बहुजन समाज को।
तो महिलाओं को तो एक कभी आरएसएस में अभी तक महिलाओं को मेंबरशिप नहीं मिलती। ये एक धोखा छलावा जरूर करते हैं। जैसे पसमानदा मुसलमानों के लिए मोदी जी कितने बड़े बड़े भाषण देते हैं। अगर मुसलमानों में कोई पसमानदा होते हैं तो भाषण तो बहुत दे रहे हैं, उनके लिए कर देना कि भाई ये मैंने रिजर्वेशन दे दी, ये मैंने उन्हें एक्स्ट्रा पैकेज दे दिया 10 लाख करोड़ का, जो अडानी जी को 15 लाख करोड़ रुपए चुरा के ले जाने दिया अमित शाह जी ने और मोदी जी ने। अगर पसमानदा समाज का इतना दर्द है तो 1 लाख 2 लाख करोड़ का उनके लिए पैकेज अनाउंस कर दें। इतना परेशान हो रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। हाँ, लड़ाई कराने के लिए इस तरह की बातें जरूर करेंगे। महिलाओं को धोखा देने के लिए बिल लाया गया, इस पे कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ, नेक्स्ट फेज की बात जब शुरू होगी तो महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा जब बहुजन की सरकारें आएंगी और बहुजन के लोग ताकतवर होंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। और हाँ, महिलाओं के जो सब रिजर्वेशन होगी वो भी उसी मिकदार में होगी। अगर शेड्यूल कास्ट महिलाओं की संख्या 15% है तो उसमें 15% शेड्यूल कास्ट महिला भी होंगी। मुसलमानों की संख्या अगर 17 या 15% है तो 15% मुस्लिम महिलाएं भी पार्लियामेंट के अंदर होगी। ये संविधान की मूलभूत भावना है, इसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा जैसे ही बहुजन जो लोग हैं उनकी सरकारें बनी। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून के जानकार भी हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बुलडोजर का ट्रेंड चल रहा है। कोई मेवात में सोई 1000 घरों को बुलडोजर चलाने, यूपी में बुलडोजर चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है। बल्कि कानून में, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आदमी जाए तो जाए कहाँ, कोर्ट पे इतने पहुंचते इतने घर टूट जाता है। ये सब क्राइम हो रहा है, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज है, इसका कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लोगों को मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है। जैसे हमारे पास अगर कोई लोग आएंगे तो हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज कराएंगे और उनको उनकी सही जगह जेलों में पहुंचवाने की कोशिश करेंगे। ये जब तक हमारी सरकारें नहीं आती, अल्टीमेट गोल तो वही है कि बहुजन लोगों की सरकारें बने। जब तक नहीं आती तब तक जो संविधान है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए इन लेटर एंड स्पिरिट हम सब लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन यही काम कर रहा है। जहां जहां हमारे पास लोग आते हैं हम पहला काम ही ये करते हैं, ये देखते हैं कि इस कार्रवाई में गैर कानूनी क्या है। अगर गैर कानूनी काम है तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। ये इन चीजों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। ये तरीका नहीं है कि किसी ने गैर कानूनी काम किया, भले ही वो सरकारी वर्दी के आड़ में या पॉलिटिकल पावर की आड़ में, तो उसके जो विक्टिम्स हैं उसकी मदद की जाए, उसको पैसे दिए जाए, उसका घर दोबारा बनवा दिया जाए। ये एक छोटा काम है। बड़ा काम ये है कि ऐसे लोगों को कानूनी तरीके से रोका जाए और उनको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि वो दोबारा ऐसा जुर्म करने की हिम्मत और कोशिश ना कर। क्या लगता है 2024 में जब इंडिया की सरकार अगर बनती है तो बहुजनों को उनका हक मिल पाएगा? देखिए, अभी तक तो होलिस्टिक जस्टिस किसी सरकार में नहीं मिला है आज तक तो, लेकिन उसमें सरकारों की गलती नहीं है, लोगों की गलती है, लीडरशिप की गलती है। जो मुस्लिम लीडरशिप, जो शेड्यूल कास्ट लीडरशिप, जो शेड्यूल ट्राइब लीडरशिप, जो ओबीसी लीडरशिप है इन पार्टीज के अंदर भी, चाहे एनडीए में क्यों ना हो, अगर वो अपनी पार्टी के अंदर इस बात को मजबूती से उठाएंगे तो उनको न्याय मिलेगा। लेकिन अल्टीमेट न्याय मैं जैसे बार बार आपको कह रहा हूं जब ही मिलेगा जब मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज के, मुस्लिम कम्युनिटी के बेसिस पे उनके नुमाइंदे चुन के जाएंगे। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की आवाज पे उनके नुमाइंदे चुन के पार्लियामेंट में जाएंगे, जिनको ये पता हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि अगर हमने अपनी कम्युनिटीज के लिए, जिन्होंने हमें चुन के भेजा है, काम नहीं किया तो अगली बार वो हमें नकार देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ओरिजिनल प्लान पूना पैक्ट 1936 से पहले यही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी पार्लियामेंट में उतनी संख्या भारी, और वो स्वयं अपने नुमाइंदे चुन के भेज पाए। अभी जो ये पार्टीज का जो पार्टी सिस्टम है, जो कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम है रिजर्वेशन का, ये एक्चुअली भले ही आपको लग रहा हो 131 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एग्जांपल देके ही बता रहा हूं मैं, एससी और एसटी के हर पार्लियामेंट में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इलेक्टेड उन लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है जो वो शेड्यूल कास्ट लोग हैं। जैसा आपने बताया, जहां शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है ही 20% और 80% दूसरे लोग हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के जाएगा वो मजबूरी में इन 80% लोगों की आवाज उठाएगा, क्योंकि ये लोग इनको जिताएंगे। और अगर इन 80% लोगों की, मैं एग्जांपल देके ही बता रहा हूं,
आवाज या मांग ऐसी होगी कि इन 20% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ जाना है, तो इस एमपी को मजबूरी में अपने स्वयं के लोगों के लिए, हालांकि ये खुद शेड्यूल कास्ट है, उनके खिलाफ जाके वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि 80% लोग ऐसा काम चाहते हैं। मैं ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूं। तो इसीलिए बाबा साहब का जो ओरिजिनल प्लान था, जो उन्होंने कम्युनल अवार्ड की शक्ल में अंग्रेजों तक से मनवा लिया था, जिसे गांधी जी ने एक बड़ा हंगर स्ट्राइक करके रुकवाया था, वो ओरिजिनल डेमोक्रेसी का प्लान था, जहां पे इलेक्टेड लोग अपने द्वारा इलेक्टेड, किसी भी कम्युनिटी द्वारा इलेक्टेड उसके नुमाइंदे जाएंगे जो उसकी आवाज के लिए लड़ेंगे। वही रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर डेमोक्रेसी होनी थी। लेकिन अब जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से भी अगर हम उस तरीके से उसके हिसाब से एडजस्ट करके चले तो आज भी वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए समझदार लोगों की, समझदार क़यादत की, बेलौस क़यादत की, जो लोग ईमानदारी से अपनी कम्युनिटी का और अपने देश के लिए काम करें, ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे नहीं जो अपनी जाती मफाद के लिए अपनी पार्टी की लीडरशिप या अपनी पार्टी की पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से देश के भी खिलाफ जाएं और अपने लोगों के भी खिलाफ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महमूद पराचा साहब, जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया।